नमस्कार साथियों, I Satyapriya Dwivedi welcome you all to our platform Graduate Yourself. So Graduate Yourself पे आप सबका स्वागत है। रामायण में लौ कुश श्री राम के दरबार में आके अपना एक भजन प्रस्तुत करते हैं, जिसके कुछ अंश ऐसे हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आज मैं आप सबके आगे इतिहास की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी विद्वान हैं और उम्मीद करता हूँ कि मेरे भी बड़भाग जागेंगे आप सबके आगे इतिहास की कथा सुना के। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द लेक्चर। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रेजुएट योरसेल्फ का सोशल मीडिया हैंडल्स, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं, और एजुकेटर के सोशल मीडिया हैंडल प्रोवाइड किए जाएंगे और आप हम सबसे सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप सब लोग हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे इसकी एक बहुत ज़्यादा नीड होती है एजुकेटर्स को और कंटेंट क्रिएटर्स को कि उनके वीडियोस को लाइक और शेयर किया जाए, जिससे कि उनके वीडियोस की रीच काफ़ी दूर तक बढ़े। तो ग्रेजुएट योरसेल्फ आपका स्वागत करता है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी एक पुरानी सीरीज़ थी जिसका नाम है हिस्टीरियोग्राफी, और वो इनकम्प्लीट है। तो हमने सोचा है कि पहला जो हमारा लेक्चर सीरीज़ है, जो काफ़ी दिनों बाद हमने स्टार्ट किया है, तो क्यों ना हिस्टीरियोग्राफी को ही सबसे पहले कंप्लीट किया जाए। क्योंकि अगर हमने हिस्टीरियोग्राफी को समझ लिया तो उसके बाद क्या होगा कि हमको हिस्ट्री को समझना आसान हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम हिस्ट्री को कॉन्सेप्चुअली समझेंगे और उसके नीड को, उसके स्कोप को हम अपनी लाइफ में समझने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री वाकई में पढ़ाया क्यों जाता है, पढ़ना क्यों चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हिस्ट्री को लेके जो पहली बातें कही जाती थी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को याद करो सुबह सफ़ा, तो अब ऐसा आपके साथ कुछ नहीं होगा। आप हिस्ट्री को कॉन्सेप्चुअली समझेंगे और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम हिस्टोग्राफी से शुरुआत करें। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी। और हिस्टोरियोग्राफी को शुरू करने से पहले मैं रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई एक चौपाई का रेफरेंस देना चाहूँगा, जिसमें गोस्वामी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसका मतलब क्या है कि जिसकी जैसी भावनाएं, मतलब क्या, अप्रोचेस मतलब क्या, विचारधाराएं या विचारधारा, जिसकी जैसी विचारधारा रहती है वो प्रभु मतलब कि राम को, वहाँ पे तो राम का रेफरेंस है, बट यहाँ पे क्या है रेफरेंस, हिस्ट्री को। ठीक है, तो जिसकी जैसी विचारधारा है वो हिस्टोरिकल इवेंट्स को अपने नज़रिए से देखता है। तो यहाँ पे वेरियस यहाँ पे अप्रोचेज हैं जिसकी बात हम इस चैप्टर में धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये जो हिस्टोरियोग्राफी है इस चौपाई को बिल्कुल 100% कवर करती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर हिस्टोरियोग्राफी।
और हिस्टोरियोग्राफी में ये जो अप्रोचेस लिखे हैं उससे पहले हम ये जान लेते हैं, अप्रोचेस मतलब मैंने बता दिया विचारधाराएं, लेकिन उससे पहले हम हिस्टोरियोग्राफी का मतलब जान लेते हैं। तो हिस्टोरियोग्राफी का जो मतलब है उसमें दो वर्ड आते हैं, एक है हिस्ट्री और दूसरा है ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। जब हम बात करते हैं हिस्ट्री और राइटिंग की तो इसका मतलब क्या हो जाता है, हिस्टोरिकल राइटिंग या फिर राइटिंग ऑफ द हिस्ट्री। तो हिस्टोरियोग्राफी का जो मीनिंग हो गया, क्या हो गया, राइटिंग ऑफ द हिस्ट्री या फिर हिस्टोरिकल राइटिंग्स। तो जो हिस्टोरिकल राइटिंग है उसको लिखने के अपने अपने अप्रोचेज हैं, अपने अपने विचारधारा हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो जाकी रही भावना जैसी इतिहास को वो उसी नजरिए से लिखता है। तो जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं आज के टाइम में वो कब लिखी गई, कैसे लिखी गई, है ना, और उसको लिखने से पहले कोई थॉट आया होगा राइटर्स के मन में, हिस्टोरियंस के मन में, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं कि जो भी इंसान या जिस भी हिस्टोरियन ने कोई चीज़ें अगर लिखी हैं तो उसके माइंड में पहले उन चीज़ों को लेके कोई थॉट डेवलप हुआ होगा, और जो भी वो चीज़ें लिख रहा है उसको अपने शब्द देने के लिए उसके पास जो इमोशन है, जो नॉलेज है, जो फैक्ट्स हैं, वो किस वे में उसको प्रेजेंट कर रहा है, वो होते हैं अप्रोचेज। So there are mainly 5 kinds of approaches in history. So first one is imperial or colonial approach. ओके और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और जिसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आप मेरा सजेशन ये है कि आप उसको देख लें, क्योंकि बिना उसको देखे आप प्रॉपर वे में इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। और उससे भी पहले एक अंडरस्टैंडिंग है हिस्टोरियोग्राफी की, वो जो है कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड करेगा कि हिस्टोरियोग्राफी क्या है, ठीक है, और हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज़ें। मतलब कुल मिला के 2 वीडियोज़ हैं ऑलरेडी हिस्टोरियोग्राफी सेक्शन में प्लेलिस्ट में ऐड की गई हैं। आप पहले उन दोनों वीडियोज़ को देख लीजिए और फिर आप चाहिए तो यहाँ से इस वीडियो से शुरू कीजिएगा। सो बेसिकली इंपीरियल और कॉलोनियल ये दोनों जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और थोड़ा डिफरेंट भी हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कैसे हैं, इंटर रिलेटेड कैसे हैं, ये आपको इंफॉर्मेशन हमारे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी। तो ये जो इंपीरियल या कॉलोनियल हिस्ट्री है या जो अप्रोच है वो कौन लेके आया या किसके वजह से डेवलप हुई, तो वो डेवलप हुई यूरोपियंस की वजह से, ठीक है। जितने भी यूरोपियंस हैं उनका अपना एक अप्रोच है और उनका अप्रोच ये है कि दुनिया में जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो किन की वजह से हुआ है, यूरोपियंस की वजह से हुआ है, ठीक है। तो यूरोपियंस का मानना है कि उनके ही ऊपर इस दुनिया की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो इसलिए वो अपने आप को सुपीरियर या ह्यूमन रेस में डोमिनेंट मानते हैं। तो ये जो इंपीरियल अप्रोच है या कॉलोनियल अप्रोच है, इस हिस्ट्री को जो हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि यूरोपियंस अलग अलग कंट्री की हिस्ट्री को या दुनिया की हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री को किस नज़रिए से देखते हैं। तो बेसिकली वो इसको वाइट मैन्स बर्डन ही समझते हैं। वाइट मैन्स बर्डन का मतलब क्या है कि दुनिया के ऊपर गोरे लोग जो यूरोपियंस हैं इनके ऊपर पूरी दुनिया का भार है, बर्डन है। तो ये जो पूरा का पूरा अप्रोच है ये एक तरीके से हमें वाइट मैन बर्डन को समझाता है और ये शो करता है कि जो भी डेवलपमेंट है, चाहे वो रेनेसां हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, डेमोक्रेसी हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, सिविल वॉर्स, जो भी चीज़ें हुई हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए यूरोपियंस रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जो भी दुनिया में अच्छी चीज़ें हुई, जो कि दुनिया में ह्यूमैनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सब का डेवलपमेंट यूरोपियन ने किया, ठीक है। तो यहाँ से हम इंपीरियल और कॉलोनियल अप्रोच को देखेंगे हिस्ट्री की आने वाले अपने लेक्चर सीरीज में। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट अप्रोच है वो है नेशनलिस्ट। अब आप ये समझिए, नेशनलिस्ट का मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तानी, हाँ, नेशनल और एंटी नेशनल जैसा आज कहा जाता है, राष्ट्रभक्त और देशद्रोही, ये सारे वर्ड्स जो आज हमारे न्यूज़ चैनल्स में छाए रहते हैं, वो ये वाला नहीं है।
ठीक है। ये वो न्यूज़ चैनल का अपना कुछ टर्म है जो कि वो कुछ अपना डिफिनीशन रखते हैं उन वर्ड्स को लेके। बट हिस्ट्री में नेशनलिस्ट का मतलब होता है बेसिकली एंटी कॉलोनियल अप्रोच। इसका मतलब क्या, जो ये इंपीरियलिस्ट कहेंगे, जो ये कॉलोनियल्स कहेंगे, ठीक है, कॉलोनियल्स अगर कहेंगे कि दुनिया में डेवलपमेंट हमारी वजह से आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आया, ठीक है, तो नेशनलिस्ट क्या करेंगे, उसको बाइकॉट करेंगे, उसको जो है मना करेंगे, उसका विरोध करेंगे कि नहीं नहीं आपकी वजह से नहीं आया है। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें, जैसे इंडिया एक एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट वाला नेशन बना, ठीक है, तो कैसे बना वो चीज़ें भी आप जो है आगे की सीरीज़ में जो लेक्चर्स कंटिन्यू होंगे उसमें आप देखेंगे। तो इंडिया कैसे डेवलप हुआ, एक नेशनल फीलिंग उसमें कैसे डेवलप हुई, नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ इंडिया में, वो आप यहाँ से भी देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस राष्ट्रभक्ति की आज हम बात करते हैं कहीं ना कहीं उसका रूट यहीं पे है। पर जिस नेचर की, जिस लेवल की राष्ट्रभक्ति आज न्यूज़ चैनल्स और मीडिया में शो की जाती है वो कहीं ना कहीं उससे बिल्कुल अलग है। वो कहीं ना कहीं कम्युनल में आ जाएगा, वो कहीं कहीं नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी आ जाएगा। मतलब कुल मिला के जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं आज अपनी सोसाइटी में वो यहीं से इंस्पायर्ड है। सारी चीज़ों का बेस क्या है, यही हिस्टीरियोग्राफी अप्रोचेस, ठीक है, यही बेस है हमारा। जो आज हम कम्युनल राइट्स देखते हैं, हाँ, एक दो कम्युनिटीज़ के बीच में वॉर देखते हैं, हिंदू मुस्लिम देखते हैं, सिया सुन्नी देखते हैं, हाँ, ब्लैक वाइट रेसिज्म देखते हैं, तो जो भी चीज़ें हम देखते हैं बेसिकली उसके लिए इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म या नेशनलिस्ट अप्रोच ये बहुत बड़े लेवल पे इम्पॉर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर कहीं ना कहीं कम्युनल्स आ जाते हैं। कम्युनल्स जो हैं ये एक अलग तरीके की ब्रीड है, हाँ, हिस्टोरियंस की। तो अगर इंडियन अप्रोच, इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो इंपीरियलिस्ट और नेशनलिस्ट में क्या डिवीज़न हो गया, क्या डिफरेंसेस आएंगे, वो ये रहेगा कि इंपीरियलिस्ट या ब्रिटिशर्स कहेंगे कि इंडिया में जो भी डेवलपमेंट हुआ है मॉडर्न टाइम में, चाहे वो रेलवे हो, टेलीफोन हो, पोस्ट ऑफिस हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो, ठीक है, ये सब किसको क्रेडिट जाता है डेवलपमेंट का, यूरोपियंस को क्रेडिट जाता है। इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़, मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ सेटअप हुई हैं उसका क्रेडिट किसको जाएगा, यूरोपियंस को जाएगा। जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, या जितनी भी चीज़ें हम इंडिया में ब्रिटिशर्स की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, बेसिकली उसके लिए कौन क्रेडिट लेगा, ब्रिटिशर्स लेंगे। और ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं कि इंडिया जो है हिस्ट्री में या पास्ट में, इंडिया का जो पास्ट रहा है वो बहुत ही कह सकते हो आपकी बेसलेस पास्ट रहा है, ठीक है, इंडिया का कोई भी पास्ट नहीं रहा है जिसके ऊपर इंडियंस प्राउड फील कर सकें। तो ऐसे में नेशनलिस्ट अप्रोच वाले लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं सर, इंडिया का भी अपना एक बहुत ही वास्ट और वाइड पास्ट रहा है। जैसा कि हम कहते हैं कि जो गुप्तन पीरियड था या गुप्ता एम्पायर था वो इंडिया का गोल्डन पीरियड था। मौर्यन एम्पायर जो था उसने क्या किया, इंडिया को यूनाइट किया था, ठीक है। और इसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं एंशंट इंडिया की अपने रेफरेंस में देते हैं। बेसिकली नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस एंशंट इंडिया के रेफरेंस को देते थे। मेडिवल इंडिया को क्यों नहीं दिया जाता था इतना, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ब्रिटिशर्स के हिसाब से भी, और ये भी मानते थे कि जो मेडिवल पीरियड है उसमें मुस्लिम रूलर्स ने इंडिया पे रूल किया था। और आज भी बहुत से नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो मुस्लिम रूल था वो इंडिया पे इंडिया का खुद का रूल नहीं था, है ना, क्योंकि मुस्लिम्स बाहर से आए थे। और उसी चीज़ को फिर इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस ने कहा कि अरे क्या बात करते हैं आप, आर्यंस भी तो बाहर से आए थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि फ्रॉम 1500 BC, हाँ, इंडिया तो स्लेव रहा है ना, पहले आर्यंस का रहा, मतलब हिंदूज का या ब्राह्मण्स का, फिर उसके बाद इंडिया स्लेव रहा है मुस्लिम्स का, फिर उसके बाद इंडिया स्लेव रहा है ब्रिटिशर्स का। तो जिन चीज़ों की आप बात करते हैं, जिन गुप्ता पीरियड, जिन मौर्यन पीरियड की आप बात करते हैं, वो ब्राह्मणिकल सोसाइटी का ही तो रिजल्ट है। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि सारा का सारा अचीवमेंट, सारा का सारा डेवलपमेंट वो तो ब्रिटिश या फिर यूरोपियंस के हाथ में जाना चाहिए।
ठीक है। तो इस तरीके से एक कॉन्ट्रोडक्टरी डिबेट होती रहती थी पहले के टाइम में, और उसी का रिजल्ट है कि ये सारी जो डिबेट्स हैं उसकी वजह से आज हम जो मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इम्पीरियलिस्ट हिस्टोरियंस का, क्योंकि ये बहुत सारी क्रेडिट अपने ऊपर लेके रखते थे कि आर्यंस जो है वो सेंट्रल एशिया से आए। मैक्स मुलर, ठीक है, मैक्स मुलर का कहना था कि आर्यन केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से ही फिर आर्यंस यूरोप गए, यूरोप के साथ साथ वो माइग्रेट किए अफ्रीका में, और बहुत से आर्यंस जो हैं इंडिया में भी माइग्रेट किए। तो आर्यंस जब माइग्रेट किए इंडिया में तो क्या हुआ कि जो यूरोपियन एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, वो कौन हैं? आर्यंस हैं। और इंडियन एंसेस्टर्स भी कौन हैं? आर्यंस हैं। तो बेसिकली यूरोपियंस ने कहा कि जब आर्यंस ही हमारे मतलब यूरोपियन के एंसेस्टर हैं और इंडियंस के एंसेस्टर्स हैं तो रूलर कौन हुए? आर्यन हुए। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया क्या था? पहले से ही स्लेव था, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं इन नेशनलिस्ट और इम्पीरियलिस्ट की चलती रही, बट बेसिकली आज के रिसर्चेज में जो आर्यन इन्वेजन थियरी इम्पीरियलिस्ट हिस्टोरियंस ने दिया था वो निगलेक्ट कर दिया जाता है, उसकी अब कोई वैलिडेशन नहीं रहती है, क्योंकि जो भी राखी गढ़ी एक्सकेवेटेड साइट्स में हमें ब्यूरियल्स और स्केलेटन्स मिले हैं उनसे जब उनका डीएनए टेस्टिंग होता है तो वहाँ से हमें पता चलता है कि जो आज के लोगों का डीएनए है और जो बेसिकली एंशियंट हड़प्पन सोसाइटी का डीएनए था, ठीक है, सिविलाइजेशन का डीएनए था, और जो आर्यंस का डीएनए है वो अप्रॉक्सीमेट मतलब कि वो चीज़ें सब सेम ही हैं, सारे डीएनए लगभग सेम हैं। तो इसलिए ये माना जाता है कि आर्यंस जो हैं वो इंडिया के नेटिव लोग हैं। और यहाँ से आपको एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि इम्पीरियलिस्ट हिस्ट्री इंडिया में जब ब्रिटिशर्स चले गए वहाँ से रुक गई, लेकिन नेशनलिस्ट हिस्ट्री वो आज भी कॉन्टिन्यू है, क्योंकि जो इंडिया की रियल हिस्ट्री है, क्वेश्चन बार बार उठता है कि हमारे पास हमारी रियल हिस्ट्री नहीं है, हम वही इतिहास पढ़ते हैं जो अंग्रेज या ब्रिटिशर्स लिख के चले गए। तो नेशनलिस्ट हिस्ट्री आज भी काम कर रही है, और ये क्या है? एंटी सेंटिमेंटल अप्रोच रखती है कॉलोनियल हिस्ट्री के लिए। तो ये क्या है? नेशनलिस्ट। तो नेशनलिस्ट का आप मतलब अब समझ रहे होंगे कि वो हिस्ट्री का अप्रोच जो एंटी कॉलोनियल है। अब एंटी कॉलोनियल अमेरिका में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है, इंडिया में भी है। तो एंटी कॉलोनियल अलग अलग देश के लिए अलग अलग हो जाता है, बट कुल मिला के जो एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि जो ब्रिटिशर्स का अप्रोच था उसके अगेंस्ट में ये एक अप्रोच एरोज हुआ, ठीक है, ये अप्रोच उठा, ठीक है। लोग आए आगे जिन्होंने कहा कि नहीं, जो ब्रिटिशर्स कह रहे हैं वो सच नहीं है, हमारा अपना खुद का एक इतिहास रहा है। और नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 2020 में आई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बेसिकली यही कहा है कि जो धीरे धीरे हम अपने खुद के इतिहास को बिल्ड कर रहे हैं, खुद के इतिहास को लिख रहे हैं, ठीक है। नई टेक्स्ट बुक्स डेवलप की जाएंगी, और अभी हाल फिलहाल में ही धर्मेंद्र प्रधान ने जो है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये इस वसंत पंचमी 2023 तक हमारे पास हिस्ट्री की एक नई टेक्स्ट बुक होगी। अब देखिए, ये तो गवर्नमेंट की बातें हैं, कब तक आती है हिस्ट्री की नई बुक, बट स्टिल जो वर्क है वो प्रोग्रेस में है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम ये चीज़ देखेंगे कि इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर, नेशनलिस्ट हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क होगा, और जिन यूरोपियंस को और जिन यूरोपियन हिस्ट्री को हम बहुत ग्लोरीफाई करते थे अभी तक, वो चीज़ें अब बहुत ही कम हो जाएंगी, और हमें नेशनलिस्ट हिस्ट्री और हमारे जो महान राजा और हमारा जो एक इनलाइटेड कल्चर रहा है, सोसाइटी रही है, हाँ, वो हमें पढ़ने को मिलेगा। आइए अब हम बात करते हैं कम्युनल अप्रोच की। तो जैसा आपको पता है कि सम स्पेसिफिक ग्रुप्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम्युनल अप्रोच का मतलब है कि ये ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। हर एक ग्रुप मतलब अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को अपोज करता है, दूसरा ग्रुप तीसरे ग्रुप को, तीसरा ग्रुप पहले को, ठीक है, तो दूसरा पहले को, इस तरीके से आपस में एक दूसरे को अपोज करते हैं। जैसे आप पॉलिटिकल पार्टीज में देख सकते हैं कि कांग्रेस बीजेपी को करेगी, बीजेपी कांग्रेस को करेगी,
अलग अलग पार्टीज़ जो हैं वो अलग अलग दूसरी पार्टीज़ को अपोज करते हैं, उनके मैनिफेस्टो, ऑब्जेक्टिव, एम को, उनके प्रीवियस एक्शंस को, ठीक है, आपस में एक दूसरे को अपोज करके एक दूसरे का मजाक बनाना, खिल्ली उड़ाना, ठीक है, और एक दूसरे के नेगेटिव्स को अपने पॉजिटिव में यूज़ करना। ये एक तरीके से एक आप कम्युनल अप्रोच का पॉलिटिकल वर्जन इस तरीके से समझ सकते हैं। रही बात हिस्ट्री में कम्युनल का मतलब क्या हुआ कि जब बेसिकली ब्रिटिशर्स चले गए आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हुआ क्या कि नेशनलिस्ट के तो अपना वर्क कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स थे तब भी, ठीक है, कम्युनिटीज़ में जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डिवाइड किया, डिवाइड एंड रूल के लिए, तो अलग अलग कम्युनिटीज़ के अलग अलग अपने ग्रुप बनने शुरू हो गए, जैसे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ठीक है। तो यहाँ से ही जब बंगाल पार्टीशन की बात होती है, वहीं से जनरली कम्युनल अप्रोच जो है इंडिया में धीरे धीरे बनना शुरू हो गया, जहां पे मुस्लिम लीग अपना जो बैकग्राउंड है या जो बेस है या रूट है वो अरेबियन कल्चर में खोजने लगी, और इंडियंस या जो हिंदूज थे वो ये मानने लगे कि जो मुस्लिम्स हैं वो हमारे देश के हैं ही नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से अलग अलग रिलीजन के जो लोग थे वो आपस में सब एक दूसरे से क्या करने लगे, नफरत करने लगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का तो इंटेंशन ही यही था कि डिवाइड एंड रूल, सेपरेट करो एक दूसरे को सबसे। तो इस तरीके से क्या हुआ, अलग अलग कम्युनिटीज़ डेवलप हुई, और उन कम्युनिटीज़ का आपस में एक दूसरे के साथ एक डिस्प्यूट शुरू हो गया, और उसी की वजह से जब ब्रिटिशर्स इंडिया से वापस गए, कम्युनल डिस्प्यूट से वो इतने ज़्यादा हो गए कि रिवॉल्ट्स तक होने लगे बाद में इंडिया में, छोटे छोटे इश्यूज़ को लेके, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हाँ, लैंग्वेज के इशू पे कम्युनल राइट्स शुरू हो गए। हिंदू मुस्लिम में अक्सर आपको कम्युनल राइट्स देखने को मिलते हैं। कभी कभी ये कहा जाता है कि इंडिया की हिस्ट्री भी कम्युनिस्ट ने लिखी है, क्योंकि ऐसा कहते हैं लोग कि जो मौलाना आज़ाद हमारे पहले एजुकेशनल मिनिस्टर थे, क्योंकि वो एक मुस्लिम थे, इसीलिए उन्होंने मेडिवल पीरियड की जो हिस्ट्री है वो मुगल्स और दिल्ली सल्तनत के लिए काफ़ी ग्लोरीफाइड वे में लिखी है, और उसके बाद उन्होंने मराठा, राजपूत रूलर्स, इनकी हिस्ट्री बहुत ही शॉर्ट में लिखवा दी है, या फिर जो स्ट्रक्चर हिस्ट्री का बना है वो ऐसा बना है कि राजपूत और मराठास की हिस्ट्री बहुत ही शॉर्ट में हमें पढ़ाई जाती है, स्पेशली ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड की बुक में, यूपी बोर्ड्स की बुक में हमको अहोम्स के बारे में पढ़ाया जाए, या फिर हमें राजपूत्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताया जाए, मराठा एम्पायर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताया जाए। ऐसी चीज़ें कुछ कम्युनिटीज़ का कहना है, और इसलिए वो ये कहते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री एक कम्युनिस्ट हिस्ट्री है, और जिसको टैकल करने के लिए नेशनलिस्ट हिस्ट्री को हमें डेवलप करना है। तो फिलहाल कम्युनल हिस्ट्री या कम्युनल अप्रोच का भी इंडिया के ऊपर काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले होता है, और बेसिकली अगर आप कम्युनल्स को और डीप में जानना चाहते हैं तो ये वो लोग हैं जो कि किसी भी चीज़ को ओल्ड कस्टम रिचुअल से रिलेट करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ होती है तो उनको क्या करेंगे, वेद पुराण से, भगवान से, ठीक है, मुस्लिम्स अल्लाह से रिलेट करेंगे, और बहुत सी हाइपोथेटिकल बातें करेंगे। जैसे इस्लाम में कहा जाता है कि उनके 1 लाख पैगंबर हुए हैं, या सच डेटा ऐसा ही कुछ है कि बहुत से पैगंबर हुए हैं, जिसमें मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर हैं, ठीक है। राम जी के बारे में कहा जाता है कि वो 11,000 साल तक जो है धरती पे या फिर अयोध्या में रूल किए थे, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिसकंसेप्शंस हैं, लेकिन जो लोग हैं जो इन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं वो यही कहेंगे कि अरे नहीं, राम जी तो जो है 11,000 साल तक रूल किए थे, ऐसा जो है हमें बुक्स में, रिलीजियस बुक्स में मिलता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सी बातें हैं जो कि रिलीजियस बेसिस पे कही जाती है। फॉर एग्जांपल हिंदू देवी देवता 33 करोड़ हैं, ठीक है। तो या तो
33 कोटि को 33 करोड़ मानते हैं। फिर कुछ लोग जो हैं जो साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं, चीज़ों को जो है साइंटिफिक वे से देखते हैं, उनका कहना है कि 33 कोटि का मतलब है 33 काइंड्स। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कम्युनल मतलब कौन हुए, वो लोग हुए जो कि ओल्ड कस्टम, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स और स्टोरीज के अकॉर्डिंग हर चीज़ को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, जिनको बेसिकली हम अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कट्टर। ठीक है, चाहे वो कट्टर हिंदू हो, कट्टर मुस्लिम हो, तो बेसिकली कम्युनल्स वही हैं। नाउ मार्क्सिस्ट क्या हैं? मार्क्सिस्ट जो है वो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजीज पे बेस्ड एक अप्रोच है, जिसमें कि कार्ल मार्क्स क्या करते हैं, 4th क्लास के लोगों की बात करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जिनको बेसिकली इंडिया में शूद्र कहते हैं, सर्विसमैन। ठीक है, जो ऊपर की तीनों क्लास की सर्विस करते हैं वो कौन है? शूद्र हैं। तो कार्ल मार्क्स जो हैं वो वर्कर्स की, स्लेव्स की बात करते हैं, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम, हाँ, जिनको जो है वर्कर बना दिया गया और इंडस्ट्रीज में झोंक दिया गया कम वेजेस पे। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स क्या थे, उन लोगों के लिए आगे बढ़े और उनके लिए बातें जो है कही कि ये जो गरीब लोग हैं अगर ये खुश रहेंगे, ठीक है, तो दुनिया में खुशहाली आएगी। पर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो क्या कर रही है? गरीबों का शोषण कर रही है। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स भी जो है ये इंपीरियल कॉलोनियल अप्रोच जो था, जिसकी वजह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डेवलप हुई, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अगेंस्ट में कार्ल मार्क्स का मार्क्सिस्ट अप्रोच है। और बेसिकली जब ये हिस्ट्री में आता है तो हिस्ट्री में उन गरीबों की बात होती है, उन शूद्रों की बात होती है। अक्सर आप जो है देखते हैं कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि शूद्रों के साथ इंडिया में बहुत गलत व्यवहार होता था। ठीक है, संस्कृत या श्लोक पढ़ने पे उनके मुंह में और कानों में जलता हुआ शीशा डाल दिया जाता था। ठीक है, बहुत सी जो है स्टोरीज ऐसी हैं कि साउथ इंडिया में कुछ ऐसे रूलर्स हुए जिन्होंने वुमेन्स को ब्रीस्ट ढकने पे टैक्स लगा के रखा था। मतलब शूद्र जो वुमेन्स होती थी वो अपने ब्रीस्ट को नहीं ढक सकती थी, तो अगर वो ढकेंगी तो वो टैक्स देंगी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा जजिया कर मुस्लिमों ने इंडियंस पे लगाया था या नॉन मुस्लिम्स पे लगाया था, कि आप अगर इस्लाम नहीं एक्सेप्ट करेंगे और आप नॉन इस्लामिक हैं तो आप नॉन इस्लामिक होने के लिए जजिया कर देंगे, पिलग्रिमेज टैक्स देंगे आप। तो ऐसा जो है मार्क्सिस्ट अप्रोच के लोग कहते हैं कि इंडिया में शूद्रों के ऊपर बहुत अत्याचार हुए, शूद्रों के ऊपर बहुत गलत तरीके से ट्रीटमेंट किए गए। ठीक है, तो इस तरीके से मार्क्सिस्ट लोग किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं 4th क्लास शूद्रों की। ठीक है, उनके अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में जब मार्क्सिस्ट अप्रोच आया तो वहां से इंडिया भी एक उसका टारगेट हुआ और ऐसा प्रेजेंट किया गया कि इंडिया में जो सर्विसमैन हैं, जो 4th क्लास है, जो चौथा वर्ण सिस्टम है, ठीक है, कास्टिसिज्म जो इंडिया में है, उसकी वजह से जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट का सामना हायर क्लास के लोगों से करना पड़ता था। तो इस तरीके से ये मार्क्सिस्ट अप्रोच है, ठीक है, जिसने इंडिया की हिस्ट्री पे अपना इन्फ्लुएंस डाला है। बट अगर हम दूसरे साइड देखते हैं, ठीक है, जो कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियन का अगर आइडियोलॉजी देखें तो जो रामानंद थे, ठीक है, अगर हम भक्ति मूवमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं तो जो रामानंद थे, तो रामानंद के जितने भी शिष्य थे, रामानंद जो है राम भक्ति शाखा के बहुत बड़े गुरु थे। तो रामानंद के जितने शिष्य थे मोस्टली वो सब शूद्र ही थे, 4th क्लास के, लोअर क्लास के सारे उनके शिष्य थे, जिसमें से एक बहुत फेमस शिष्य हैं कबीरदास। कबीरदास एक तो लोअर क्लास के हैं, जुलाहा फैमिली, और दूसरे मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। तो इंडिया में अगर हम एक साइड देखते हैं तो एक साइड क्या है इंडिया में कि मार्क्सिस्ट अप्रोच से हमें दिखता है कि इंडिया में जो वर्किंग क्लास है, जो लोअर क्लास है, उनके साथ बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट होता है। अगर हम नेशनलिस्ट हिस्टोरियन के डॉक्यूमेंटेशंस को और फैक्ट्स को देखें तो ऐसी बातें कहते हैं कि रामानंद के तो बहुत से शिष्य शूद्र थे। ठीक है, जो मीराबाई थी, जो जिनको उन्होंने अपना गुरु बनाया, रैदास, ठीक है, रैदास जो हैं वो खुद भी एक शूद्र थे। तो एक छत्राणी या जो राजपूत औरत है, ठीक है, मीराबाई राजपूत कुल की ही थी। तो राजपूत घराने की स्त्री एक जो है शूद्र को अपना गुरु बना लेती है।
सूरदास के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मेडिवल हिस्ट्री को देखते हैं और फिर एंशंट हिस्ट्री में अगर मेगास्थनीज की इंडिका को एविडेंस के फॉर्म में लेते हैं, या फिर जो है फाहियान की डॉक्यूमेंट्री, ह्वेनसांग की डॉक्यूमेंट्रीज को देखते हैं, तो बेसिकली हमें पता चलता है कि इंडिया में शूद्रों के साथ कोई इल ट्रीटमेंट नहीं होता था और बेसिकली इंडिया में प्रॉस्पेरिटी थी। मेगास्थनीज ने इंडिका में तो यहाँ तक कहा है कि इंडिया के घरों में ताला नहीं लगता था, लोग बहुत खुश रहते थे। और यूरोपियंस या ग्रीक सोसाइटी या ग्रीक सिविलाइजेशन में जैसा शूद्रों के साथ या वर्किंग क्लास के साथ बिहेव किया जाता था, स्लेव्स बना के रखे जाते थे, वैसा इंडिया में देखने को नहीं मिलता। यहाँ के वर्किंग क्लास बहुत ही प्रॉस्पेरस, रिच और हैप्पी रहती है। फार्मर्स बहुत ही प्रॉस्पेरस हैं, जो बाकी लोग जो महलों में काम करते हैं बहुत प्रॉस्पेरस हैं, ठीक है। चोरी नहीं होती है जिस देश में, उस देश का लेवल आप समझ सकते हैं कि उस देश का सोशल स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, जहां घरों में ताले नहीं लगते, है ना। तो अगर आप नेशनलिस्ट हिस्टोरियन के अप्रोच को देखेंगे तो आपको एक चीज़ ये दिखेगी कि शूद्रों के साथ कोई इल ट्रीटमेंट नहीं होता था। और अभी जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे हम कि कैसे कास्ट डेवलप हुए, ठीक है। वर्ण सिस्टम और कास्टिसिज्म बिल्कुल अलग है, बट क्योंकि जिस समय मार्क्सिस्ट अप्रोच आया या 1950s के टाइम तक, क्योंकि इतना डेवलपमेंट हिस्ट्री में नहीं हुआ था। हिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है वो 18th सेंचुरी से शुरू हो रहा है। तो 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी जो चल रही है, तो 300 सालों के बीच में ही अभी हिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक नया फील्ड है, एक नई ब्रांच है स्टडी की। साइंस तो और पुराना हो गया, साइंस तो जो है 16th सेंचुरी में जो है वहाँ पे न्यूटन्स के लॉ आ गए थे 16th और 17th सेंचुरी में, ठीक है। तो साइंस जो है वो हिस्ट्री के डेवलपमेंट से 200-300 साल और पुराना है, इसलिए आज साइंस का डेवलपमेंट आप इतना हायर लेवल पे देखते हैं। वेयर एज हिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है, जो प्रेजेंट हिस्ट्री का डेवलपमेंट है, वो तो 18th सेंचुरी से इंडिया में शुरू हो रहा है। तो इसलिए अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, साइंस और चीज़ें बढ़ती रहेंगी, वैसे वैसे नए एक्सकवेशंस, नए रिसर्चेस और नए नए जो है रिजल्ट्स आते रहेंगे, जिससे कि नए नए इंटरप्रिटेशंस बनेंगी। और फिलहाल नेशनलिस्ट अप्रोच इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूएशन में है। मार्क्सिस्ट अप्रोच लगभग एंड हो चुका है, इंपीरियल अप्रोच ब्रिटिशर्स के जाने के साथ लगभग एंड हो चुका है, ठीक है। तो एक तरीके से कम्युनल अभी चल रहा है, और जैसे जैसे जो है रिसर्च आगे बढ़ेगी हिस्ट्री में, वैसे वैसे कम्युनल अप्रोचेस भी धीरे धीरे डाउनफॉल करते रहेंगे। क्योंकि नेशनलिस्ट हिस्टोरियन या फिर आप कह सकते हैं कि जो रियल हिस्ट्री है, क्योंकि जैसे जैसे रिसर्चेस आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे ही हमको इंडिया से रिलेटेड बहुत सी नई और अच्छी जानकारियां जानने को मिलेंगी। जैसे ब्रिटिशर्स कहते थे कि अशोका एक ग्रीक रूलर है, लेकिन बाद में नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने साबित किया कि अशोका मौर्यन एम्पायर का रूलर है। उसी तरीके से आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो इंपीरियलिस्ट अप्रोच वाले लोगों ने दी, उसको नेशनलिस्ट ने कैंसिल आउट किया कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी हुई ही नहीं। कैसे कैंसिल आउट किया? राखीगढ़ी और सनौली में रीसेंट एक्सकेवेशंस हुए हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो डीएनए मैचिंग है, ठीक है, उससे पता चलता है कि आर्यन जो हैं वो इंडिया के नेटिव लोग हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हिस्ट्री आगे बढ़ेगी, हमें नए नए रिसर्चेस के थ्रू नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, और जो हमारे मिसकंसेप्शंस हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट के बीच में गैप हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो आगे चलते हैं। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है? ये लोअर क्लास के लोगों की हिस्ट्री की बात करता है। फिर फिफ्थ वन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की मॉडर्न हिस्ट्री में ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। नेशनलिस्ट हिस्ट्री के साथ साथ नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अप्रोच है हिस्ट्री का, जो कि इंडियन हिस्ट्री को एक नया एक्सटेंशन, एक नया लेवल,
ठीक है, एक नया डायमेंशन प्रोवाइड कर रहा है। नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री बेसिकली ये ए.एल. बाशम का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें, ठीक है। ए.एल. बाशम ने बुक लिखी है द वंडर दैट वाज इंडिया, ठीक है। तो ए.एल. बाशम ने बहुत सारी वॉल्यूम्स में ऐसी बुक्स लिखी हैं जो कि इंडिया की सोशल स्ट्रक्चर की बात करता है, जो इंडिया की सोशल हिस्ट्री, लोगों के इतिहास की बात करता है। बेसिकली हिस्ट्री दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है रॉयल हिस्ट्री जहां राजाओं की बात होती है, और एक है सोशल हिस्ट्री। रॉयल हिस्ट्री या रूलर्स की जो हिस्ट्री है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, और सोशल हिस्ट्री क्या है, आम इंसान की, आम जो लोग हैं, लोगों का क्या इतिहास रहा है। हाँ, उस पर्टिकुलर साम्राज्य में या एम्पायर में लोग कैसे रहते थे, वुमेन्स की पोजीशन कैसी थी, एजुकेशन सिस्टम कैसा था, लोगों का खाना पीना, रहना, अम्यूज़मेंट, ठीक है, ये सब कैसा, ड्रेसिंग सेंस कैसा होता था, ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, रिलीजियस लाइफ कैसी थी। ये जो एस्पेक्ट है हिस्ट्री का, ये क्या है, ये नॉन पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, और जिसको हम सोशल हिस्ट्री भी कहते हैं। इसमें ए.एल. बाशम सर का बहुत बड़ा रोल रहा है, जैसा कि हमने बताया। तो इन शॉर्ट ये क्या है, एक हमारा इंट्रोडक्शन है कि हम आगे कैसे कैसे अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। तो इन शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट में जो है मैं समराइज कर देता हूँ। हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, हिस्ट्री एंड हिस्टीरियो एंड ग्राफी, हिस्ट्री एंड राइटिंग। ओके, नाउ अप्रोचेस, देयर आर सेवरल अप्रोचेस। फर्स्ट वन इज इंपीरियल और कॉलोनियल अप्रोच, जिसमें यूरोपियंस इंपॉर्टेंट हैं। सेकेंड वन इज नेशनलिस्ट अप्रोच, ये एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स हैं, जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ यूएसए। ओके, थर्ड वन इज कम्युनल अप्रोच, ये कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जो कि अपनी रिलीजियस और कम्युनिटी के अकॉर्डिंग अपनी अपनी बातें रखते हैं, ठीक है, जैसा कि बहुत एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हमने दे ही दिया। फोर्थ वन इज मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच में क्या है, ये कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है, जिसमें कि लोअर क्लास के लोगों की बात होती है। फिफ्थ वन इज नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री। नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री में ए.एल. बाशम का बहुत बड़ा रोल है, और ये सोशल हिस्ट्री की बात करता है, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं सोशल लाइफ की, रिलीजियस लाइफ की, इकोनॉमिक लाइफ की, डे टू डे एक्टिविटीज़, हाँ, ड्रेसिंग सेंस, फूड, अम्यूजमेंट्स ऑफ द पीपल, फिर पोजीशन ऑफ वुमेन, एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आती है नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री में। सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड माई टुडेज लेक्चर एंड आई होप यू हैव एंजॉयड इट अलॉट, और आपको बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी। और अगले जो हमारी सीरीज में ये कॉन्टिन्यूएशन वीडियोस होंगे वो इन्हीं स्पेसिफिक टॉपिक्स पे होंगे। इट मीन्स कि इस हिस्टोरियोग्राफी सीरीज में हम आने वाले टाइम में इन 5 टॉपिक्स पे सेपरेटली, या फिर जो है डिपेंड करता है कि टाइम के ऊपर, अगर टाइम मैनेज होगा तो 2-2 या 1-1 करके हम लोग आराम से इस पे डिस्कशन करेंगे। और आप लोग एंड तक बने रहे हमारे साथ, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, और स्टे ट्यून्ड विथ अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।